फ्रेंड्स, हम आज जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, लेकिन मजाक बन के रह गया ये कहना चाहिए। एज एट मैरिज 21 होनी चाहिए लड़कियों की को नहीं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था लाल किले से, और फिर बजट में निर्मला सीतारमण ने भी जो है उसको फॉरवर्ड किया था। चर्चा 3 अखबारों में आज जो है न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। एक तो है हिंदू में क्या कहते हैं कि पहले तो उन्होंने बताई है सारी हिस्ट्री पूरी, और फिर वो कहती है फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा बजट पेश करते हुए, द गवर्नमेंट वुड सेट अप अ टास्क फोर्स टू लुक इन टू द एज ऑफ ए गर्ल एंड एंटरिंग मदरहुड with the aim to lowering maternal mortality rate, improve nutrition level, as also to ensure opportunity for the women to pursue higher education and career. अब एज एट मैरिज का इन सब से क्या रिश्ता है? एक और आर्टिकल में कहा गया है कि ये जो मैटरनिटी होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर एंड आल्सो द न्यूट्रिशन, जो उनको मिलती नहीं। न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ जाएंगे उनकी अगर एज बढ़ेगी तो, और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ जाएंगी हायर एजुकेशन की। आप 18 से अगर 21 कर देंगे वो कैसे हो जाएगी। और दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस क्या कह रहे हैं कि आज भी गांवों में ख़ास तौर से एज एट मैरिज ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है, मतलब कम है 18 साल से मेजॉरिटी ऑफ दैम। एक टास्क फोर्स बनाई है सेंटर ने, जिसमें क्या आपकी ये समता पार्टी की जो प्रेसिडेंट थी पहली, जया जेटली, उन्होंने जो है उसको बनाया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और उनका भी क्या कहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, द स्ट्रॉन्ग कैंपेन टू रिफॉर्म पैट्रियार्कल माइंडसेट, इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग गर्ल्स सेफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल and ensuring toilets and sanitary napkins so girls don't drop out, providing sex education as well as vocational training, livelihood option। ये सारी चीज़ें जो है आप अगर 18 से 21 की उम्र कर देंगे तो मतलब अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या एज ऑफ मैरिज जो है वो करने से उठाने से क्या ऑब्जेक्टिव सर्व होगा। तो उसमें क्या कहा है उन्होंने कि एडोलेसेंट मदर्स हैव हायर प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग एंड लो वेट while raising the age of marriage serves this purpose. Children born to adolescent mothers have prevalence of stunting and low weight. Experts argue underlying cause of poverty. There is also a need to improve access to education, skill training. फिर वही सारी बातें जो पहले कही गई हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है वो मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एज को आगे बढ़ा देते हैं तो उससे जो है परिवार वालों को और बहाना मिल जाएगा। अगर लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से अब 18 साल की उम्र में शादी कर लेती है तो कानून उसके साथ है, लेकिन अब अगर वो 20 साल की उम्र में भी करेगी तो पेरेंट्स जो है वो नाबालिग करके, एज नहीं है उसकी, तो उससे जो है क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे वो आज तक हमें कोई जानकारी नहीं है उसकी। डोमेस्टिक एब्यूज़ बढ़ेगी, घर में काम करने का बहुत सारी बातें और हो जाएंगी। ठीक है। और जो दूसरी जो न्यूज़ आर्टिकल है, अंडर एज मैरिज पॉलिसिंग टू आंसर। अब ये जो है जो आर्टिकल दिया है अमिता पित्रे ने, इसने भी वहीं से शुरू किया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, और फिर जो है उतना नुकसान हुआ और सारे का सारा है। गर्ल्स विद 12 years और मोर एजुकेशन marry on an average 5 years later than girls with no education. We have seen disruption in both the houses, schooling of girls and access to livelihood during COVID led to early marriages. कोविड की चर्चा भी इन्होंने की। और उसके बाद जो है फिर ये जो ऑक्सफैम की जो स्टडी क्या बता रही है कि पॉवर्टी एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स टू एलोपमेंट और फियर ऑफ एलोपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ फैमिलीज वांटिंग फ्री लेबर फॉर हाउस होल्ड वर्क, अर्ली मैरिज के रीजन्स, और क्रिमिनलिटी ओनली इंश्योर्स दैट द फिनोमेना ऑफ अर्ली मैरिज इज ड्रिवन अंडरग्राउंड।
मतलब अब अगर जो है वो अंडर एज मैरिज होंगी भी तो उसको वो नहीं रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो बेनिफिट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का जो राइट है वो उनसे छिन जाएगा, सेक्सुअल एब्यूज़ का राइट है वो उनसे छिन जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो है जो कुछ भी मिलना है स्त्रीधन के बाद वो छूट जाएगा। तो 21 साल की उम्र को जो है वो ये आपके अमिता पात्रे का कहना ये है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तीसरी स्टडी फ्लेविया इग्नेस कहती हैं कि कई सारे उन्होंने रिपीट करते हुए बातों को जोड़ा है इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के साथ, लेकिन उसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ वगैरह के कंसर्न बताए हैं IMR और MMR के, उससे कोई भी ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है, खाली सिर्फ एक पॉलिसी की बात करेंगे तो। उसके साथ ही इन्होंने कई सर्वेज़ की बात की है उन्होंने, अगर आप नीचे से बात करें ऊपर तक सर्वे हैं, सर्वे 1 है, फिर सर्वे 2 है, और सब मिलाकर के ये सर्वेज़ ये कहते हैं कि ये जो है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है या इससे पैट्रियार्की को बढ़ावा मिलेगा। राइट। ये सवाल करती हैं कि 78 में जब 16 से 18 की गई थी तो क्या ख़ास फ़र्क पड़ गया था, और 1821 करेंगे तो वीमेन कैसे एम्पावर हो जाएंगी। अब जो कुछ भी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन है, सैनिटेशन है, टॉयलेट्स हैं, वो सब अपनी जगह है, पर सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ये तीनों जो हैं आर्टिकल्स हमेशा ऐसे ही होता है कि कभी भी सल्यूशन सजेस्ट कोई नहीं करता। हाँ, नुक्ताचीनी करना बहुत आसान है, बाल की खाल निकालना बहुत आसान है, ठीक है। पहला सवाल तो ये है कि इनको कुछ को लग रहा है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको ये लग रहा है कि अगर वोटर की राइट 18 ईयर्स है तो मैरिज की राइट 21 क्यों होनी चाहिए। अगर आप 18 साल की उम्र में देश चला सकते हैं तो क्या अपने परिवार को नहीं चला सकते। अब मतलब बात लॉजिकल हो सकती है, पर सवाल इस बात का है कि जब लड़कों की एज 21 की गई थी तब उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मुद्दा तो रिलीजन हो गया। दूसरी बात यह है कि तीनों उन्होंने दुनिया भर की ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि जब किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को आगे बढ़ना है तो उसको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो है एजुकेशन और दूसरी है हेल्थ। बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। अब अगर बीमारू स्टेट्स बीमारू हैं तो किस लिए हैं। आपने लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च किया है फैमिली प्लानिंग पे, लेकिन केरल और तमिलनाडु जो हैं वो बेहतर क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दिया। तो लेकिन उसकी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। हमेशा मैं एक चीज़ मानता रहा हूँ, और कि जब भी कोई कमीशन बैठाया जाए, कोई समिति का गठन हो, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब ये है कि वो जो भी रिकमेंडेशन दे सरकार के लिए वो मान्य होनी चाहिए। मान लीजिए मुमकिन नहीं है तो वो जो भी रिकमेंडेशन दे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सोसाइटी है ना, विमेन हैं, ट्राइबल्स हैं, किसी भी मामले में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच में खुलेआम चर्चा होनी चाहिए, और जिन इश्यूज़ पे एग्रीमेंट हो कम से कम उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी कहता हूँ, रिकमेंडेशन देना बहुत आसान है। श्रीमती गांधी के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं गरीबी हटनी चाहिए, बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। कोई भी कमीशन बैठता है, कमेटी बैठती है, तो जब भी वो सुझाव दे साथ में ये भी बताए कि जो रिसोर्सेज चाहिए उस रिकमेंडेशन को पूरा करने के वो कहाँ से आएंगे, चाहे वो एक्सपर्टीज़, चाहे वो एक्सपर्ट्स, चाहे वो मैन पावर, चाहे फाइनेंशियल या लैंड या और भी जितने तरह के रिसोर्सेज हैं वो भी बताने चाहिए। खाली हवा में सजेशन देते रहो, शुरू से आज तक यही होता आया है, और यही हमारे यहाँ विकास का जो है
परिणाम है जो भी हम देख रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि 21 साल हम उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है? क्या हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं? एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं, हमारे यहाँ लड़के और लड़की की एज एट मैरिज में आमतौर पे 3-4 साल का फ़र्क होता है। लड़की की एज कम होती है, परंपरा ऐसी है, शुरू से चली आ रही है। वजह ये थी, तब हालत ये थी कि एज एट मैरिज जो है कम होने की, कि विमेन की डेथ जल्दी हो जाती थी। पर आज का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन महिलाओं का पुरुषों से 2 साल के करीब ज़्यादा है। अगर एवरेज लाइफ स्पैन पुरुषों की 71 ईयर्स है लगभग, तो औरतों की 73 ईयर्स है। तो उस हिसाब से एज एट मैरिज जो है वो लड़कियों की 1 या 2 साल ज़्यादा होनी चाहिए। इस पे बात क्यों नहीं की जाती? दूसरा ये है कि आज तक सरकारों को पता नहीं लगा कि कानून कानून होता है, समाज समाज होता है। कानून समाज के लिए होता है, समाज कानून के लिए नहीं होता। अब आपने एंटी डाउरी एक्ट ले आए हैं, वो आपके एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट ले आए, क्या हो गया उसका? कानून वही कारगर होता है इफ़ सोसाइटी इज़ रेडी टू चेंज एंड यू ब्रिंग इन लॉ। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई चेंज आए तो चेंज तो एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू ही आता है। और एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े होते हैं। आयरनी ये है कि जब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था तो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर जो थे गुलाम नबी आज़ाद, उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि भाई आप इसको भी फंडामेंटल राइट बनाएं। उनका कहना था आई डोंट बिलीव इन हेल्थ बीइंग ए फंडामेंटल राइट। तो ऐसे ऐसे तो नेता हमें मिलते हैं। कुल मिला के मेरा मानना ये है कि बड़े स्तर पे बहस होनी चाहिए और उस बहस के कुछ निष्कर्ष निकलने चाहिए, और वो निष्कर्ष सरकार को मान के कोई भी कानून हो जिस पे लागू होना है उस पे उसकी राय तो मायने रखती है भाई। सोचिएगा। धन्यवाद।